अरे हमने हिंदू राष्ट्रीय बनाना होता तो माफ़ करना, जब तुम्हारी आधी कौम वहाँ गई थी तो तुम्हारे जैसों को भी मार के वहाँ फेंक देते। हमारा दिल बड़ा है इसलिए हमने तुमको रखा। तुम फिर खाद पानी डाल के पौध बड़ी कर रहे हो, फिर मुस्लिम लीग की रचना करना चाह रहे हो, फिर देश का बंटवारा करना चाह रहे हो। तुम्हारा मंसूबा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाओ, विधायक बनाओ, राष्ट्र में आओ, सरकार में आओ, फिर वो अपना कार्य करो जो कासिम रिजवी करना चाहता था, मोहम्मद गोरी, गजनवी, अकबर, बाबर, औरंगजेब, इस प्रकार का आप करना चाहते हो। बेशर्म आदमी, तुम रहे भारत में क्योंकि संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, ना कि तुम इसलिए रहे कि बंटवारे के बाद तुमको इस देश से प्यार था। तुम असदुद्दीन ओवैसी, जिनका काला इतिहास शायद भारत के लोग जानते होंगे, नहीं जानते मैं बताता हूँ। ये वही ओवैसी हैं जो MIM की कोख से पैदा हुए हैं और नाम रखा है AIMIM। ये वो MIM है मैडम जो 1927 में पैदा हुई थी हैदराबाद में निजाम के द्वारा, तथा एक व्यक्ति जिसका नाम कासिम रिजवी था जो कि आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था वकालत, उसने निजाम के साथ मिलकर 1927 में एक MIM की रचना की थी, जिसका कथनानुसार तो ये था कि समाज सेवा का कार्य करेंगे। परंतु उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कार्य ये किया था कि कैसे भी पूरी तरह मुस्लिम का शासन वहाँ पर बनाना है। अब किस प्रकार की बात करते हो यार? आपको मस्जिद तोड़े जाने की बड़ा आपके अंदर तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें शर्म आती है? नीचता की पराकाष्ठा पार कर दिया आपने। भारत के 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, उन पे आपका एक शब्द निकलता है? हमारा कश्मीर का मर्तंड मंदिर आपने तोड़ा, उसके बारे में आपने कभी बोला? काशी विश्वनाथ तोड़ा गया, उसके बारे में आप बोलते हैं? अयोध्या मंदिर, उसके बारे में आप बोलते हैं? सोमनाथ मंदिर, जिसको कितनी बार गजनवी ने भी तोड़ा, उसमें रखा हुआ जाने कितना धन संपदा सोना लूटा और वहाँ के लोगों को मारा। ठीक है, खिलजी वंश ने भी उसको तोड़ा। ये तो बाद में हमारी इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने उसको वापस जाके फिर मंदिर बनवाया, तथा हमारे पटेल जी ने संकल्प लिया था समुद्र का जल उठा करके कि मैं उस मंदिर का पुनः निर्माण कराऊंगा, जो 1950 में उन्होंने पुनः निर्माण कराया भी। आप इतने मंदिर जो तोड़े गए, हम्पी का मंदिर तोड़ा गया जो रोम से भी समृद्ध शहर और वहाँ के मंदिर माने जाते थे। उन सब मंदिरों के बारे में क्या ओवैसी के जवान में तला पड़ जाता है? एक शब्द बोलना चाहते हैं? आप लोकतंत्र में रह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, वैसे तो उनके ऊपर FIR दर्ज भी हो चुकी है, जिस तरीके से बाराबंकी में स्पीच दी गई थी, और इसके बाद अब ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ओवैसी जी, आप ये तो एक बात जान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र जिस तरह की आप जिस संक्षेप में कह रहे हैं वैसे तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु अगर बहुत ही प्राचीन काल से आप देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र तो था ही, परंतु हम संविधान के अनुसार चलते हैं, तो हम पूर्णतः हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलेंगे। और ये जो आप वो कुकुरमुत्ता का पेड़ निकलता है उस प्रकार से आप चुनाव में निकल के आगे नए नए भाषण देते हो, उससे होने देने वाला कुछ नहीं है। हम विविधता में एकता रख करके चलते हैं, हमारे साथ सभी लोग रहने वाले हैं। आप बहुत प्राचीन काल में जाइए, मार्को पोलो, फायान, जाने कौन कौन से यात्री भारत में आए, उन्होंने भारत की विविधता का वर्णन किया है। हम हिंदू मुस्लिम इस प्रकार का नहीं करते हैं जिस प्रकार से आप बता करके धर्म विशेष की राजनीति करके वोट लपकना हथियाना चाह रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, भारत कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से। संविधान हमको धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, हम उसी प्रकार चल रहे हैं। अभी हमने कहीं लिखित या ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि हम किसी प्रकार से इसको हम पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नहीं, ये उनकी परिकल्पना है। और आप अगर ओवैसी की बात कर रही हैं तो उन्होंने अभी एक मस्जिद के संबंध में भी शायद कुछ ऐसी बाराबंकी के बारे में बात की है, जो कि 15-18 मार्च के बाद की लगभग घटना है। अरे ओवैसी जी, आप आके नया नया बिगुल फूकते हो यूपी में, कब की घटना है, किस टाइम पर ख़त्म हुई थी, और आज आकर के आप उसको नई प्रकार से जन्म दे रहे हैं। आप जिसको मस्जिद इस प्रकार से बोलते हैं, आप उनको मस्जिद की ऐसी संज्ञा मत दीजिए। अगर कोई विवादित ढांचा है जो सरकार की दृष्टि में गलत है, गलत जगह पर बना हुआ है, उसको हटाना ये तो देश को बढ़ाने वाली बात है। माफ़ करना, शायद उनको जानकारी नहीं होगी, सड़क के बीच में आने वाले या और भी कई परिक्षेत्र में आने वाले मंदिरों को भी उस जगह से हटाया जाता है ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। ये उस प्रकार की एक मस्जिद बोल करके बूम लाना चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों, हम तुम्हारे खलीफा हैं, तुम्हारे रहनुमा हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस मस्जिद को तोड़ने के संबंध में उन्होंने बयान दिया था, फिलहाल तो उन पर FIR भी हो चुकी है। दूसरा, जिस मस्जिद को तोड़ने के लिए उन्होंने बयान दिया था, वो मस्जिद मैडम बिल्कुल तहसील परिसर में थी। दूसरा, वहाँ पर ऐसा कोई नमाज भी नहीं अदा की जाती थी। चौथा ये कि वहाँ SDM महोदय ने उनको एक नोटिस भी दी थी शायद 15 मार्च 2021 को, जिसके संबंध में उन लोग को कुछ वहाँ पर अपना भी बताना चाहिए था, परंतु नोटिस देने के बाद वहाँ के लोग फरार हो गए, ऐसा हमारे SDM साहब ने बताया। लोग फरार हो गए जो कि बिहार और बंगाल के थे। अब जब वहाँ के लोग चले गए, गायब हो गए, तो 18 मार्च को उस भूमि को
एसडीएम महोदय ने, हमारी सरकार के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। वो कार्य एकदम उचित हुआ है। आप उसको बूम लाकर 4 महीने पुरानी बात, 6 महीने पुरानी बात को लाकर बूम ला रहे हो। अभी तक कोई जान रहा था? कोई नहीं पूछ रहा था। आप अचानक से एक नया शिगुफा फूंकते हो आकर के कि हमारे पास कुछ आ जाए। आप उन ओवैसी की बात कर रही हैं, वही जो असदुद्दीन ओवैसी, जिनका काला इतिहास शायद भारत के लोग जानते होंगे, नहीं जानते मैं बताता हूँ। ये वही ओवैसी हैं जो MIM की कोख से पैदा हुए हैं और नाम रखा है AIMIM। ये वो MIM है मैडम जो 1927 में पैदा हुई थी हैदराबाद में निज़ाम के द्वारा, तथा एक व्यक्ति जिसका नाम कासिम रिजवी था, जो कि आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था वकालत, उसने निज़ाम के साथ मिलकर 1927 में एक MIM की रचना की थी, जिसका कथनानुसार तो ये था कि समाज सेवा का कार्य करेंगे। परंतु उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कार्य ये किया था कि कैसे भी पूरी तरह मुस्लिम का शासन वहाँ पर बनाना है। 1944 में कासिम रिजवी ने क्या किया कि पूरी तरह से अपने को स्वतंत्र घोषित करने की अलग, मतलब एक देश की विकासशील भूमिका बनाने की तैयारी कर दी। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तब भी कासिम रिजवी बिल्कुल भी नहीं चाहता, जो कि अध्यक्ष था MIM का, बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम भारत सरकार में विलय हों। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत, जो सितंबर 1948 में हमारे सरदार पटेल जी के द्वारा चलाया गया था, जिसने 5 दिन के अंदर कासिम रिजवी को नेस्तनाबूद कर दिया था, भारत की सेना ने ख़त्म कर दिया था उनको। 1948 में उठाकर 47 में उठा करके जेल में डाल दिया था, जो कि जेल के अंदर बंद हो गया था। उस कासिम रिजवी ने, जो कट्टर मुस्लिम की संस्था बनाना चाहता था और कितना हिंदुओं पर कत्लेआम करता था, उसने एक फ़ौज बनाई थी, रजाकार फ़ौज, जिसमें लाखों लोगों को भर्ती किया था, जो तीर भाले और तलवार बंदूक वाले थे। उस समय पर मैडम 2 लाख हिंदुओं का कत्ल किया था आपके हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में। वहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों पे हिंदू यात्रियों के साथ मारपीट होती थी, तथा आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो जजिया कर भी वसूलते थे हमारे हिंदुओं से जो वहाँ से गुजरते थे। आप उसी MIM जिस पर पटेल जी ने पूर्णतः बैन लगा दिया था, इस कासिम रिजवी को जेल में डाल दिया था। आने वाले 10 साल के बाद 57 में कासिम रिजवी को आज़ाद किया गया था, इस शर्त पे कि आप 24 आवर में इंडिया को छोड़ देंगे। 48 घंटे में जब वो देश छोड़ने, 24 घंटे में जब वो देश 24 आवर में देश छोड़ देंगे, देश छोड़ने के लिए वो पाकिस्तान जाना चाहता था। उस समय पर उसने 24 घंटे के अंदर एक मीटिंग बुलाई अपने घर पे, जिसमें MIM के 120 में से 20 कार्यकर्ता ही पहुंचे थे। उसी में एक नया कार्यकर्ता था जिसका नाम ये आपके वाहिद, जो इनके दादाजी हैं ओवैसी के, वाहिद भी थे। इन्होंने जाने से पहले वाहिद को यहाँ इसका अध्यक्ष बना दिया। चूंकि MIM पर पूर्णतः प्रतिबंध था तो इन्होंने उसके आगे A और I जोड़ दिया, ऑल इंडिया जोड़ दिया। ठीक है, उसी MIM की पैदाइश हैं ये अकबरुद्दीन ओवैसी, जो आज अपने आप को AIMIM का अध्यक्ष बताते हैं। उनके बेटे ने क्या किया, सॉरी आप समझिए, जब इनके ओवैसी जी को बना दिया गया अध्यक्ष, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। इनको 11 महीने की सजा भी हुई थी, जो आंध्र प्रदेश की जेल में रहते हैं, उसी की कोख से पैदा हुए हैं। अभी अपने आप को भारत का रहनुमा बताते हैं, बहुत बड़ा भारत के रहनुमा और भारत के लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं। उसके बाद इनके बेटे सुल्तान ओवैसी, उन्होंने भी वैसे ही कार्य किया। उसके बाद अब ये असदुद्दीन ओवैसी जी, जो लंदन से वकालत पढ़ के आए। देखिए, ये बंदा बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक है। ये MIM की पैदाइश है। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसी समय पर भारत से अपने आप को अलग करने की बात की थी। तथा आपको एक बात और जानना चाहिए, आप AIMIM की वेबसाइट पर जाएंगी, आपको 1947 से 1948 तक का कोई इतिहास नहीं मिलेगा। वो 58 के बाद से बात करते हैं, 58 से, कि 58 में हमारे दादाजी ने इसकी रचना की थी। नहीं, AIMIM की पैदाइश MIM से हुई है, जब अध्यक्ष बनाया गया था। चूंकि वो बैन थी, इसलिए उसके आगे AI जोड़ दिया गया। आप किस प्रकार की बात करते हो यार? आपको मस्जिद तोड़े जाने की बड़ा आपके अंदर तकलीफ हो रही है, तुम्हें शर्म आती है? नीचता की पराकाष्ठा पार कर दिया आपने। भारत के 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, उन पे आपका एक शब्द निकलता है? हमारा कश्मीर का मर्तंड मंदिर आपने तोड़ा, उसके बारे में आपने कभी बोला? काशी विश्वनाथ तोड़ा गया, उसके बारे में आप बोलते हैं? अयोध्या मंदिर, उसके बारे में आप बोलते हैं? सोमनाथ मंदिर, जिसको कितनी बार गजनवी ने भी तोड़ा, उसमें रखा हुआ जाने कितना धन संपदा सोना लूटा और वहाँ के लोगों को मारा। ठीक है, खिलजी वंश ने भी उसको तोड़ा। ये तो बाद में हमारी इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने उसको वापस जाके फिर मंदिर बनवाया, तथा हमारे पटेल जी ने संकल्प लिया था समुद्र का जल उठा करके कि मैं उस मंदिर का पुनः निर्माण कराऊंगा, जो 1950 में उन्होंने पुनः निर्माण कराया भी। आप इतने मंदिर जो तोड़े गए, हम्पी का मंदिर तोड़ा गया, जो रोम से भी समृद्ध शहर और वहाँ के मंदिर माने जाते थे,
उन सब मंदिरों के बारे में क्या ओवैसी के जवान में तला पड़ जाता है? एक शब्द बोलना चाहते हैं, आप लोकतंत्र में रह रहे हैं। जी मुझे ये बताइए, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर ये जो तुष्टीकरण है काम आएगा? 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मस्जिद को शहीद कर दिया, देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, हमारे सेकुलरिज्म को कम किया जा रहा है। मस्जिद नहीं, विवादित ढांचे को वहाँ से हटाया। शहीद का कोई दर्जा नहीं होता। शहीद वो लोग होते हैं जो देश पे जाकर के शहीद होते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, विवादित ढांचे को उस जगह से हटा के नीचे से अपने मंदिर को ऊपर लाए। पहली बात तो ये। दूसरा, चुनाव ये अखाड़े का मैदान है, आओ लड़ो, पूर्णतः लड़ो, हमें कोई बैर नहीं है। आपको आपके अंदर कितनी तथा है, कितनी शक्ति है, वो आपको यहाँ आपको पता चल जाएगा। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं, जनता देख रही, समाज देख रहा है। चंद वोट उनको नहीं मिल सकते। तथा क्या ओवैसी क्या राजनीति मैडम करते हैं? 15 करोड़ लोगों, 15 करोड़ हैं हम, तुम 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। पता है ये बात कैसे कही थी उन्होंने? मैं आपको बताता हूँ। कासिम रिजवी का साक्षात्कार किया था एक मोहम्मद हैदर ने, ठीक है, कासिम रिजवी का साक्षात्कार किया था मोहम्मद हैदर ने। मोहम्मद हैदर द्वारा जब पूछा गया कि आप तो 20% हैदराबाद में हो, फिर 80% हिंदुओं को कैसे दबा के रखना चाहते हो? कासिम के जवाब थे कि हम मुस्लिम कौम इन हिंदुओं पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। चूंकि हमारे निजाम ने 200 साल राज किया, इसलिए हम तो राज करने के लिए पैदा हुए। ये उन्हीं की पैदाइश है, उन्हीं के वंशज हैं। कभी कहते हो कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ को ख़त्म कर देंगे। कभी कहते हो तुम कि हम इसी देश के हैं, हम बाहर के शहरी नहीं, हम दोयम दर्जे के नहीं हैं, हमारा पूरा हक है, हमारा अधिकार है। कौन सा अधिकार है? 8,92,000 स्क्वायर किलोमीटर का टुकड़ा तुमको पाकिस्तान के स्वरूप में तुम्हारे बाप दादाओं ने मुस्लिम लीग के सहयोग से, MIM के सहयोग से मांग लिया, जो भिखारी की तरह तुमको दे दिया। भीख में मिले हुए देश में रहो जा करके, यूं कहो कि तुमको वहाँ भी कोई नहीं पूछता है। उसके बाद तुम फिर से यहाँ बता रहे हो दोनों दर्जे के नहीं है, बाहर के नहीं। यस, आप बाहर के हो, आप पूर्णतः बाहर के हो, क्योंकि तुमको हम वो दे चुके हैं जिसके लिए तुम्हारे बाप दादाओं ने लड़ाई की थी। आप यहाँ रह के करना क्या चाहते हो? पुनः यहाँ रह के वही कार्य करना चाहते हो जो पहले मुस्लिम लीग ने रचना करके की, संख्या बढ़ाओ और फिर देश का एक टुकड़ा मांग लो। कभी जाके कश्मीर पे बोलते हो कि वहाँ पर क्यों अलगाववाद की बात कर रहे हो, अलग हो जाए। कभी उन कश्मीरों के लिए पूरी तरह हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं, उन पंडितों के लिए हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं जिनको इतना 1989 और 90 में इतना बाहर निकाल दिया गया, उनके लिए नहीं बोलते हैं। हमारे इतने मंदिर तोड़ दिए गए, उनके लिए नहीं बोलते हैं। आगे वो ढोल बजाने डम 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 डम। बेशर्म आदमी, शर्म आती है तो पहले हैदराबाद के उन मुस्लिमों का साथ दो जो तुम्हारी सांसदी के क्षेत्र में आते हैं। किसी एक सिंगल गरीब गुनी मुसलमान का भला नहीं कर सकते हो। बात करते हो दुनिया के ठेकेदारों मुस्लिमों के। भारत का मुस्लिम, उत्तर प्रदेश का मुसलमान पढ़ा लिखा समझदार है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इनके जैसे चंद बरसाती मेढकों के निकल आने से और इनके उसमें वोट दे देने से। नो नेवर, कभी भी यूपी का मुसलमान इन बेवकूफ़ों तो नहीं जाएगी। आपको मुसलमानों के बारे में सोचना है, आप जाइए बनारस, पूछिए आगे उन वहाँ के बुनकरों से कि योगी जी ने कितना उनके लिए किया है। आप जाइए अयोध्या, पूछिए आकर के वहाँ के मुसलमानों से कि वो कितना प्रसन्न है। एक ढोल बजाने वाले से, बेकार की बात करने वाले से, बिना सर पैर की बात करने वाले की आदमी की बात पे क्या कहें? यस, चूंकि राजनीति, चूंकि संविधान है, सबको वोट, चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। आइए लड़िए। तुमको मैं बताऊंगा, तुमको हम और हमारी यूपी की जनता बताएगी कि तुम कितने पानी में हो। अयोध्या सोचिए, आज गए ना बेटा हो तुम उस अयोध्या, वही अयोध्या। फैजाबाद बोलने से कि हम फैजाबाद आए, फैजाबाद नहीं हो जाएगा। आप गए अयोध्या, आपको वहाँ की धरती के लोग ही आपको बता रहे हैं, अयोध्या के मुस्लिम ही बता रहे हैं। आप देखिए, बहुत बड़ी बात समझिए, अयोध्या विवाद में जो मुस्लिम दूसरी पार्टी थे वही ओवैसी को सही जवाब दे रहे हैं। बाकी मुसलमानों की तो बात छोड़ दो मैडम। ये केवल इनकी राजनीति वो है जो कासिम रिजवी की राजनीति थी। वो जिस तरह से इस्लामीकरण करना चाहता था, पूरी तरह से एक ही कार्य को लेकर चलें, पूरी तरह से हम जजिया कानून और इन सब बातों को लेकर के चलें, वो उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। आप सोचिए, औरंगजेब को कभी कहते हो? खिलजी वंश ने जब हमारा सोमनाथ मंदिर तोड़ा, उसको कुछ कहते हो? औरंगजेब को तो अपना आइडियल मानते हो, उसने सोमनाथ मंदिर तोड़वाया, उसके लिए कुछ कहते हो? क्यों? बेशर्म आदमी। गजनवी ने मंदिर तोड़वाया, उसके लिए कुछ कहते हो? शर्म आती? चल तू एक ईंट का टुकड़ा लेके चल वहाँ पे रख, चल के। मुझे भी समझ में आया कि हाँ तू हिंदू मुस्लिम सबकी बात करता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जब तुम आते हो तो हमारे यहाँ के काफ़ी ऐसे हिंदू नेता भी हैं जो जाकर के ज़बरदस्ती आपकी चाटुकारिता करके चले जाते हैं मस्जिद पे चादर चढ़ाने। यस, चादर चढ़ाइए, आपका धर्म में सम्मान करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन गद्दार नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि बेवकूफ़ों के देखो कि तुम किसका सहयोग करने जाते हो। इसका ये उस पार्टी की पैदाइश है जो कासिम रिजवी के द्वारा बनी, और वो कासिम रिजवी जिसको भारत से भगा दिया गया 1970 में, उसकी गुमनामी में मौत हो गई पाकिस्तान में, ये उनके वंशज हैं। इनकी आइडियोलॉजी तो वही है मुस्लिम लीग वाली, ये वही करना चाहते। इनके मन में सिगुफा एक दो बातें और बोलते हैं ये
ओवैसी, मैं इनको सही जवाब देता हूँ। लाल किला तो मैंने बनवाया, ताजमहल तो हमारे पुरखों ने बनवाया, अबे तुम्हारे बाप ने बनवाया। मुस्लिम लीग के रहनुमा, रजाकार की फौज बनाने वाले तुम्हारे बाप ने बनाया। जिस जगह से वो आकर के हम लाल किला और ये कुतुब मीनार और हमारा ताजमहल बनाने की बात करते हो, साले भिखारी लोगों, भिखारियों के देश से आने वालों, तुम यहाँ क्या बनाओगे? हमारे देश के कारीगर, हमारी धन संपदा, हमारी आर्किटेक्ट, हमारे पैसा, उससे ये बना था। तुम्हारे बाप का क्या लगा था? फ्री की चीज़ों को अपना बताने के प्रयास करते हो। 1 रुपए का आपका नहीं। जिस दिन जाओगे ना उस दिन लात डालेंगे तुमको पहले ही हम लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर का एक टुकड़ा दे चुके हैं, जिसका बहुत बड़े अरब सागर पे तैनात है। उधर से चाइना चले जाओ, उधर से मिडिल ईस्ट चले जाओ, कहीं से भी कहीं चलाओ, शर्म नाम की चीज़ बची है? पहले से भीख में मांग के देश ले चुके हो, उसके बाद अभी यहाँ रह करके तुम फिर से एक अलगाववाद की राजनीति करना चाहते हो। कभी कश्मीर अलग कर देंगे, इनके माइक मंच से देखिए, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, कभी हिंदुओं को कत्ल करने की बात की जाती है। किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं इनके भाई साहब, देखा है? अपने सगे भाई के लिए जिसने मंच से ऐसा स्पीच दिया, उनके लिए कभी कुछ बोलते हैं? शर्म नाम की चीज़ है। बेशर्म आदमी यूपी में आकर के बरगला रहा है लोगों को। उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की तो बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनको जूता मार के भगाएगा एक नंबर का। देखिए है क्या, ये चूंकि बैरिस्टर है, वकालत की पढ़ाई लंदन से करके आए हैं, तो ये बंदा बड़े फूक के कदम रखता है। ये बोलता है ऐसे, करता है ऐसे। इससे अगर पाकिस्तान के संबंध में कोई सवाल पूछोगे तो ये पाकिस्तान को बहुत भला बुरा बोलेगा। पता है क्यों? ये दुनिया को बताना चाहता है हम पाकिस्तान परस्त नहीं है। चूंकि हम भारत में एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये मेरे भारत की मंशा, ये हमारा दिल की मंशा है। इनकी मंशा पाकिस्तान जाने की अब ना है, ये वहाँ ना जाना चाहते हैं। ये जब कहते हैं कि मेरा ही देश है, मैं ही यहाँ रहूँगा, तब ये इसी देश का एक और टुकड़ा करके यहाँ पर रहना चाहते हैं। अरे शर्म आती है तुम्हें? नहीं आदमी, अपने परदादाओं का नाम देखो तो कौन निकलेगा पता चलेगा। और हम कितना अपना छाती फाड़ के तुमको टुकड़ा दे दें यार। तुमको अफगानिस्तान, सीरिया तक सम्राट अशोक का शासन था, तुमको अफगानिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। आप क्या लेना चाहते हो जान? उसके बाद भी इनका सिस्टम है, अभी भी ये चाहते हैं कि हम तोड़े जाएं, फिर तोड़े रह जाएं, और उसके बाद फिर थोड़ा टुकड़ा करके वापस ले लें। ये वो सोच के आदमी है। इनकी सोच पूर्णतया पाकिस्तानी कहिए, आप छोड़ दीजिए, इनकी पूर्णतया सोच तालिबानी है, की तरह तालिबानी सरकार बनना चाहते हैं। दूसरा, आप इतना बोलते हो कि संविधान ने हमको हक दिया, संविधान ने हमको ये दिया, संविधान ने हमको वो दिया, हम भारत के नागरिक हैं, हमको ये करना वो करना। हमें शर्म आती तुमको? जब तुम वहाँ से, तुम्हारे बाप दादा जिनकी रहनुमाई करते हो, औरंगजेब बाबर की, जब वहाँ से चंद लोग आए थे और यहाँ आकर के, चूँकि हम सीधे साधे लोग थे, हम कत्लो गारत में भरोसा नहीं रखते थे, तुमने नृशंस अत्याचार किया, हमारी बहू बेटियों के वक्षस्थल को नोचा, उनको मारा, उनके साथ अत्यंत अत्याचार किया। तुम उनके वंशज हो, अगर तुम अपने आप को मुगलिया सल्तनत के वंशज कहते हो। शर्म आती है? औरतों के बेहयाई और बेआबरू तुमने किया, और अभी तुम वापस यहाँ इसलिए रहे क्योंकि हमने चाहा, हम हिंदुओं ने चाहा, इसलिए तुम यहाँ रहे आज़ाद बंटने के बाद भी। समझ रही हैं आप? और आप हमको कहते हो कि हम पूरी तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे हमने हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो माफ़ करना, जब तुम्हारी आधी कौम वहाँ गई थी तो तुम्हारे जैसों को भी मार के वहाँ फेंक देते। हमारा दिल बड़ा है, इसलिए हमने तुमको रखा। तुम फिर खाद पानी डाल के पौध बड़ी कर रहे हो, फिर मुस्लिम लीग की रचना करना चाह रहे हो, फिर देश का बंटवारा करना चाह रहे हो। तुम्हारा मंसूबा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाओ, विधायक बनाओ, राष्ट्र में आओ, सरकार में आओ, फिर वो अपना कार्य करो जो कासिम रिजवी करना चाहता था, मोहम्मद गोरी, गजनवी, अकबर, बाबर, औरंगजेब, इस प्रकार का आप करना चाहते हो। बेशर्म आदमी, तुम रहे भारत में क्योंकि संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, ना कि तुम इसलिए रहे कि बंटवारे के बाद तुमको इस देश से प्यार था। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, फर्क पड़ेगा इन सब बयानों का 2022 के चुनावों में? क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के लिए आप? गलत भाषण है उनके। गलत भाषण है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कहेंगे? अभी जल्दी से कार्रवाई शुरू हो जाएगी? कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए और बहुत जल्दी उनको अंदर भी आना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो उनको पहले सोच समझ के पहले बोलना चाहिए, और जिससे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो उनकी जो जवान है उनके में ताला लगना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार कार्रवाई हो जाएगी तो दोबारा सोच समझ के बोला करेंगे। अभी उनके भाई और वो खुद इस टाइप से बोलते हैं कि उनको किसी का कोई डर नहीं है। उनको लगता है कि संविधान बहुत नाजुक है हमारा, कोई कार्रवाई होनी नहीं है, किसी पे कोई काम होना नहीं है, तो जो चाहे मन में जो दिल में आए वो बोलते रहिए। तो इसीलिए कार्रवाई होना बहुत सख्त जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए ये सब तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, बार बार धर्म को लेकर राजनीति की जाती है, फर्क पड़ेगा इन चीज़ों का? धर्म को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म होता है उसके लिए आपने अगर कोई काम किया है, या आपने मुसलमानों के लिए किया हो चाहे हिंदुओं के लिए किया हो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता है सामने। अगर आप उसको चुनाव में मुद्दा बनाएंगे कि मैंने ये किया वो किया, तो वो गलत है। इसलिए मेरे हिसाब से तो धर्म और
जो भी चीज़ें हैं इसी चुनाव में नहीं आनी चाहिए।